हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BGDG 172 जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके जून एग्जामिनेशन और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो इससे पेपर कोड BGDG 172 से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमसे इससे रिलेटेड गेस्ट पेपर भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि पेपर कोड से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं। तो इसको परचेज करने के लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप किसी भी गूगल या और ब्राउज़र पे टाइप कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पर आपको पेपर कोड से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली उससे टाइप कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं BGDG 172, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर इसे सर्च कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर बाय नाउ करके यहाँ पर गैस पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से गैस पेपर परचेज नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई प्रकार की क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 इन पर हमें सिंपली मैसेज कर सकते हैं और हम आपके पास ये उपलब्ध करा देंगे। तो आइए अब हम अपना इम्पोर्टेंट सेशन है जो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जेंडर आधारित हिंसा की परिभाषा दीजिए और भारत में जेंडर आधारित हिंसा के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर आधारित हिंसा होती क्या है, या फिर इससे पहले हम देखते हैं कि जेंडर आखिरकार होता क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जेंडर को हम जनरली किससे कंसीडर करते हैं कि ये पुरुष है, ये महिला है। नहीं, ये लिंग से आधारित होता है। जैसे कि व्यक्ति का जो जन्म होता है तो उसका जो लिंग होता है ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति जैसे महिला है या पुरुष है। ये उसकी क्या होती है, ये एक जैविक उसकी प्रवृत्ति है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल उसकी प्रवृत्ति है कि वो व्यक्ति महिला है या पुरुष है। लेकिन जेंडर जो होता है, जेंडर का यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज के अंदर किस प्रकार से रहना चाहिए, उसे किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। यानी कि जो जेंडर होता है ये एक सामाजिक कल्पना है जो निर्धारित करती है कि महिला या पुरुष को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जेंडर आधारित हिंसा होती क्या है। तो जेंडर आधारित हिंसा एक गंभीर क्या है, सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति के लिंग या जेंडर पहचान के आधार पर की जाती है। यह हिंसा कैसी हो सकती है, यह हिंसा शारीरिक हो सकती है, मानसिक, यौन, आर्थिक और सामाजिक किसी भी रूप में ये हो सकती है। और भारत जैसे समाज में जहाँ पारंपरिक लैंगिक असमानताएं जैसे कि वो पितृसत्तात्मक असमानता होती है वह गहराई से मौजूद है। जैसे जेंडर आधारित हिंसा एक व्यापक और चुनौतीपूर्ण समस्या भारत के अंदर बनी हुई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। हालांकि पुरुष और ट्रांसजेंडर समुदाय भी इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे अधिक किससे कौन प्रभावित होता है, महिलाएं या लड़कियां प्रभावित होती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर है, थर्ड लिंग है, वह बहुत ही अधिक इससे प्रभावित होता है। और पुरुष भी जो होते हैं कुछ कुछ संख्या में देखा जा सकता है कि जेंडर आधारित हिंसा से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये बहुत ही न्यूनतम स्तर पर होता दिखाई देता है हमारे समाज के अंदर। अब हम देखते हैं कि जेंडर आधारित हिंसा की परिभाषा क्या है। तो जेंडर आधारित हिंसा से आज से उस हिंसा से है जो किसी व्यक्ति के लिंग जेंडर भूमिका या सामाजिक अपेक्षाओं के कारण की जाती है। तो कि व्यक्ति से किस प्रकार की सामाजिक अपेक्षाएं की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार परिभाषा है कि यह एक ऐसी कोई भी हानिकारक क्रिया है जो शारीरिक, यौन, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाए और जो सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित हो। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्या इसकी परिभाषा है कि जेंडर आधारित हिंसा क्या है कि वह कोई सी भी क्रिया जो शारीरिक, यौन, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाए और वह सार्वजनिक या निजी जीवन कहीं पर भी घटित हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं कि यह हिंसा शक्ति असंतुलन और पितृसत्तात्मक सोच से भी जुड़ी होती है, जहाँ एक जेंडर को दूसरे से कमतर माना जाता है। पितृसत्तात्मक सोच में क्या माना जाता है, पुरुषों को महिलाओं से अधिक या फिर सर्वोच्च माना जाता है और महिलाओं को कमतर माना जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में जेंडर के आधारित हिंसा के क्या क्या स्वरूप देखे जाते हैं। तो भारत के अंदर
जेंडर आधारित जो हिंसा रहती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्वरूप देखे जा सकते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा हो सकती है, यौन हिंसा और बलात्कार हो सकते हैं, दहेज से जुड़ी हिंसा हो सकती है। इसे हम देखते हैं कि यौन ऑनर किलिंग हो सकती है, यानी सम्मान के नाम पर हत्या, मानव तस्करी या जबरन वेश्यावृत्ति और साइबर हिंसा। तो ये भारत के अंदर जेंडर आधारित हिंसा के कुछ प्रमुख स्वरूप है। आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो घरेलू हिंसा, ये भारत के अंदर क्या है, अधिकतर रूप में देखी जाने वाली जेंडर आधारित हिंसा घरेलू हिंसा होती है। तो भारत में जेंडर आधारित हिंसा का सबसे ये आम रूप है। इसमें पत्नी या महिला साथी, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, पत्नी या महिला साथी के साथ क्या होती है, मारपीट, गाली गलौज, मानसिक उत्पीड़न या आर्थिक नियंत्रण और धर्म की शामिल है। कई बार यह हिंसा घरेलू मामला कहकर छुपा दी जाती है, जिससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। तो घरेलू हिंसा क्या होती है कि घर परिवार के अंदर पत्नी को या महिला को बहुत ही कमतर दिखाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, विभिन्न प्रकार की गाली गलौज की जाती है, मानसिक उत्पीड़न की जाती है। लेकिन ये जो हिंसा होती है ये अधिकतर समाज के अंदर या कानूनी रूप से हम देखते हैं कि यह सामने उभर कर नहीं आती है, क्योंकि इसे घरेलू मामला कहकर ही दबा दिया जाता है कि घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए, ऐसा कहकर इसे दबा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं यौन हिंसा और बलात्कार। तो ये जो होता है ये जेंडर आधारित हिंसा का सबसे भयानक रूप देखा जाता है। यौन हिंसा में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और जबरन यौन संबंध शामिल है। कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों, यहाँ तक कि घर के भीतर भी महिलाओं पर यौन हिंसा का शिकार होती है। निर्भया कांड, इसके अंदर हम एग्जाम्पल के रूप में ये डाल सकते हैं कि निर्भया कांड जैसे मामलों ने इस समस्या को की गंभीरता को उजागर किया है। अब हम इससे देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दहेज से जुड़ी हिंसा। तो दहेज प्रथा भारत में आज भी जेंडर आधारित हिंसा का एक बड़ा कारण है। दहेज की मांग पूरी न दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई मामलों में यह हिंसा दहेज प्रथा, दहेज हत्या या आत्महत्या तक भी पहुंच जाती है। तो दहेज जो होता है, दहेज प्रथा क्या है, यह जेंडर आधारित हिंसा का सबसे प्रचलित रूप हमारे समाज के अंदर देखा जा सकता है, जिसमें महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह पुरुष के परिवार को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराए, और अगर ऐसी स्थिति में अगर ये मांग पूरी न होती है तो ऐसी स्थिति महिलाओं को शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता है, जो कि कभी कभी हत्या का रूप भी ले लेती है। अब ऑनर ऑनर किलिंग हम देखते हैं कि सम्मान के नाम पर हत्या। तो भारतीय समाज में देखते हैं कि हम कुछ क्षेत्रों में परिवार की इज्जत के नाम पर महिलाओं की क्या की जाती है, हत्या की जाती है। ये तब होता है जब महिलाएं अपनी पसंद से विवाह करती है या सामाजिक नियमों को तोड़ती है। यह इंसाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को भी गंभीर उल्लंघन है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई कोई महिला है, वह कास्ट से, अपनी कास्ट से बाहर होकर शादी करती है, तो उसके जो परिवार वाले होते हैं वह ही उसकी हत्या कर देते हैं, और सम्मान के नाम पर कि ये हमारे सम्मान को हानि पहुंचा रही है, उसे इस आधार पर उसकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति। तो गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण महिलाओं और लड़कियों मानव तस्करी का शिकार होती है। उनसे जबरन वेश्यावृत्ति या अवैध कामों में धकेल दिया जाता है, जो जेंडर आधारित हिंसा का अत्यंत क्रूर रूप है। महिलाओं को जो होता है अधिकतर उन्हें गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, अशिक्षा के कारण उन्हें बहुत ही महिलाओं को बेच दिया जाता है, अपने परिवार के द्वारा भी उन्हें बेच दिया जाता है, या उनको किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति के अंदर धकेल दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि साइबर हिस्सा। तो वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि डिजिटल युग में साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धमकी, अश्लील संदेश और तस्वीरों का दुरुपयोग भी जेंडर आधारित हिंसा के रूप में बन गए हैं। इसका मानसिक प्रभाव बहुत ही अधिक गहरा होता है। जैसे कि ऑनलाइन हम देखते हैं कि महिलाओं की जो होती है वह तस्वीरें होती है, उनको वायरल करने की धमकी दी जाती है, उनसे उनके ऊपर स्टॉक किया जाता है, उससे अश्लील संदेश भी दिए जाते हैं, जिससे कि उनका मानसिक प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। आगे हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि भारत में जेंडर आधारित हिंसा क्या है, एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसकी जड़ें कहाँ तक पितृसत्ता, अशिक्षा और असमान शक्ति संबंधों से है। इसे समाप्त करने के लिए सख्त कानूनों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब तक समाज में महिलाओं और सभी जेंडर की समान गरिमा और अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक जेंडर आधारित हिंसा की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये जेंडर आधारित हिंसा के कुछ इम्पोर्टेंट रूप थे जो भारत के अंदर प्रचलित है। आगे हम देखते हैं कि
यौन उत्पीड़न क्या है, और अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए हमें कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देने हुए अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए उचित उदाहरण दीजिए। तो यौन उत्पीड़न क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जौन जेंडर आधारित हिंसा होती है, यह इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर यौन हिंसा भी देखी जाती है। तो यह इसका एक प्रकार है। तो यौन उत्पीड़न क्या है, ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो किसी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और मानसिक शांति को ठेस पहुंचाती है। जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन प्रकृति का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ किसी प्रकार की यौन प्रकृति का व्यवहार किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, यौन उत्पीड़न। ये सबसे आपको जरूरी हाईलाइट करना चाहिए। ये उत्पीड़न शब्दों से हो सकता है, इशारों से हो सकता है, व्यवहार, स्पर्श या किसी प्रकार की अवांछित यौन गतिविधि के रूप में हो सकता है। यह समस्या केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष और बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। हालांकि समाज में महिलाएं अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह समस्याएं महिलाओं के साथ ही अधिकतर समाज के अंदर देखी जाती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में पुरुष या फिर छोटे बच्चे, जो कि छोटे लड़के होते हैं, उनके साथ भी यह समस्या यौन उत्पीड़न की देखी जाती है। अब यौन उत्पीड़न की परिभाषा, ये हमने ऊपर देखा था यौन उत्पीड़न का जो कि सामान्य स्वरूप है वो क्या है। हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है। तो सरल शब्दों में हम कहें कि यौन उत्पीड़न वह व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति एक दूसरे दूसरे व्यक्ति को यौन रूप से असहज, अपमानित या डराने की कोशिश करता है। इसमें अश्लील टिप्पणियां करना, गंदे चुटकुले सुनाना, घूरना, अनुचित स्पर्श, अश्लील संदेश भेजना या यौन संबंध बनाने का दबाव शामिल है। यह यौन उत्पीड़न घर पे भी हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान या ऑनलाइन किसी भी जगह हो सकता है। तो यौन उत्पीड़न सिंपली भाषा में हम क्या कहेंगे कि यौन उत्पीड़न बिना व्यक्ति की इच्छा के, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अस यौन रूप से उसके साथ असहज बनाया जाता है व्यक्ति को, उसके साथ गंदे चुटकुले किए जाते हैं, उसके साथ गंदे इशारे किए जाते हैं, उसको अनुचित स्पर्श किया जाता है। और यह जो यौन उत्पीड़न है, ये घर में भी देखा जा सकता है व्यक्ति के, या फिर स्कूल में, कार्यस्थल पर, कहीं भी ये देखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न के प्रकार क्या क्या हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, वह हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौखिक यौन उत्पीड़न। तो इस मौखिक यौन उत्पीड़न में क्या हो जाएगा, इसमें अश्लील बातें करना, यौन संकेत वाले मजाक, सीटी बजाना या शरीर पर अनुचित टिप्पणी करना शामिल है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी महिला के पहनावे पर अशोभनीय टिप्पणी करना। दूसरा क्या हो जाएगा, शारीरिक यौन उत्पीड़न, बिना अनुमति के छूना, धक्का देना, गले लगाना या किसी भी प्रकार का अनुचित स्पर्श करना। इसमें उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि भीड़ में जानबूझकर किसी को गलत तरीके से छूना। तीसरा क्या हो जाएगा, गैर मौखिक यौन उत्पीड़न। इसमें क्या हो जाएगा, अश्लील इशारे करना, घूरना या अश्लील तस्वीरें दिखाना। इसमें उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि बार बार किसी को घूर कर असहज महसूस कराना। चौथा हम देखेंगे कि ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, जब वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें, संदेश भेजना, धमकी भेजना, ये ऑनलाइन यौन उत्पीड़न हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी छात्रा को सोशल मीडिया पर गंदे संदेश या मैसेज भेजना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्यस्थल पर भी यौन उत्पीड़न देखा जाता है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पद का गलत इस्तेमाल करके किसी कर्मचारी से लाभ लेने की कोशिश करना शामिल है। उदाहरण के लिए हम इसमें देखते हैं कि बॉस द्वारा प्रमोशन या नौकरी बचाने के गलत प्रस्ताव देना। भारत में इस संदर्भ में विशाखा दिशा निर्देश और कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 बताया गया है। अब हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न का प्रभाव किस प्रकार से समाज के ऊपर पड़ता है। तो यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति मानसिक तनाव से, डर से, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी से गुजरता है। कई बार व्यक्ति में पढ़ाई या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। समाज में बदनामी के डर से कोई लोग चुप रहते हैं, जिससे समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसका निष्कर्ष हम देखेंगे कि यौन उत्पीड़न एक अपराध है। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, कानून की जानकारी रखना और पीड़ित का समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। समाज, परिवार और संस्थाओं को मिलकर सुरक्षित वातावरण बनाना होगा, तभी इस समस्या पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकती है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
मीडिया में महिलाओं की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो मीडिया क्या होता है? मीडिया क्या है? मीडिया मतलब यहाँ पर मीडिया से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें समाचार पत्र भी हो जाएंगे, टेलीविज़न हो जाए, रेडियो, फ़िल्म, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सब कुछ इस मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडिया क्या है? मीडिया समाज का दर्पण माना जाता है। ये न केवल समाज की वास्तविकता को दिखाता है, बल्कि लोगों की सोच, विचार और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ठीक है? तो मीडिया क्या है? ये हमारे समाज का सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है और डेमोक्रेसी का सबसे मूलभूत स्तंभ भी इसे माना जाता है। इसमें समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, विज्ञापन, सोशल मीडिया, इन सभी माध्यमों में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। समय के साथ मीडिया में महिलाओं की स्थिति और उपस्थिति में भी कई बदलाव आए हैं। वर्तमान स्वरूप में भी हम देखते हैं कि जैसे कि बड़े-बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर मुख्य एंकर के रूप में महिलाएँ उपस्थित हैं और वह एक बहुत ही शानदार कार्य करते हैं। मीडिया में महिलाओं की प्रस्तुति को लेकर हम देखते हैं। लंबे समय तक मीडिया में महिलाओं को सीमित और रूढ़िबद्ध भूमिकाओं में भी दिखाया गया। उन्हें अक्सर क्या दिखाया जाता है? उन्हें अक्सर एक आदर्श पत्नी। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट हाइलाइट करने की चीज़ है कि मीडिया में अक्सर जो महिलाएँ हैं उनको एक आदर्श पत्नी, माँ, बहन या सुंदर वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि फ़िल्मों और विज्ञापनों में महिलाओं को हमेशा क्या होता है, घरेलू काम करते हुए, सौंदर्य उत्पादों का का उपयोग करते हुए या पुरुषों पर निर्भर दिखाया जाता है। अक्सर महिलाओं को फ़िल्मों के अंदर अधिकतर उन्हें जो मेन हीरो होता है उन पर निर्भर ही दिखाया जाता है और बहुत ही लाचार स्थिति में बताया जाता है। इससे समाज में ये धारणा मजबूत हुई कि महिलाओं की मुख्य भूमिका घर तक ही सीमित है। हालाँकि धीरे-धीरे यह स्थिति क्या होती है, बदलती लगी। आज मीडिया में महिलाएँ डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष और अधिकारी, नेता, खिलाड़ी और पत्रकार जैसे सशक्त रूपों में भी दिखाई देती है। वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो भी नई-नई वेब सीरीज़ होती है उनके अंदर महिलाओं को क्या होता है कि एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें सशक्त रूप में दिखाया जाता है। इससे महिलाओं की क्षमता और आत्मनिर्भरता को पहचान मिली है। अब मीडिया के अंदर जो महिलाएँ, ये तो हमने देखी है कि मीडिया में महिलाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर जो महिलाएँ कार्य कर रही है उनकी मीडिया के अंदर क्या भूमिकाएँ रहती है। तो मीडिया में कार्यरत महिलाओं की भूमिका। आज महिलाएँ केवल मीडिया की विषय वस्तु नहीं है, यानी उन्हें दिखाने वाली चीज़ ही नहीं है, बल्कि वे मीडिया की निर्माता भी है। वे क्या है? वे पत्रकार के रूप में कार्य कर रही है, एंकर, रिपोर्टर, संपादक, फ़िल्म निर्देशक और कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। महिलाएँ पत्रकार महिला पत्रकार क्या है? ज़मीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं, महिलाओं के अधिकारों और कमज़ोर वर्गों की आवाज़ को सामने लाने में भी अहम योगदान दे रही है। यहाँ पर आप चाहें तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हमारे जो भी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उनके अंदर इम्पोर्टेंट पद पर कार्य करने वाले एंकर जो होती है, उनका भी नाम आप लिख सकते हो। सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी बात सीधे रखने का मंच दिया है। महिलाएँ ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने अनुभव, विचार और रचनात्मकता साझा कर रही है। इससे उनकी समग्र स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला है। तो ये मीडिया के अंदर जो महिलाएँ वर्तमान में कार्य कर रही है, उनकी क्या भूमिकाएँ हैं, ये हमने देखा। आगे हम देखते हैं कि इसका समाज के अंदर सकारात्मक प्रभाव क्या रहता है। मीडिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से समाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। महिलाओं के अधिकारों यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी है। सफल और आत्मनिर्भर महिलाओं की कहानियाँ अन्य महिलाओं को प्रेरित करती है। इससे लड़कियों में क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। अब हम इसमें साथ ही देखते हैं कि इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं और समस्याएँ भी हैं, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर सब कुछ सही नहीं देखा जा सकता है। तो चुनौतियाँ और समस्याएँ हम इसमें देखने वाले हैं। हालाँकि प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ भी अभी भी मौजूद है। मीडिया में महिलाओं का वस्तुकरण अब भी एक बड़ी समस्या है। कई बार उन्हें केवल सुंदरता या ग्लैमर के आधार पर ही दिखाया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को असमान वेतन दिया जाता है। हम देखते हैं कि अगर किसी सेम पद पर भी अगर महिलाएँ कार्य करती है, तो भी उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें कम अवसर दिया जाता है, उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की संख्या अभी तक भी कम देखी जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि निष्कर्ष। तो इसके निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? इसके निष्कर्ष में हम लिखने वाले हैं कि मीडिया में महिलाओं की भूमिका क्या हो रही है? धीरे-धीरे मजबूत हो रही है और विविध तेज़ी से
विविध होती जा रही है, मतलब उनके भूमिका जो होती है अलग अलग प्रकार से बहुत रूपों में बढ़कर महिलाएं मीडिया के अंदर आ रही है और उनकी जो छवि होती है वो लगातार मजबूत भी होती रही है। मीडिया समाज को क्या होती है बदलने की शक्ति रखता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि महिलाओं को क्या होता है सम्मानजनक, वास्तविक और समान रूप से प्रस्तुत किया जाए। जब मीडिया महिलाओं को सही अवसर, सही तस्वीर दिखाएगा, जब जो मीडिया है वो महिलाओं की जो एग्जैक्ट तस्वीर बताएगा जो समाज के अंदर लगातार परिवर्तित हो रही है और उन्हें बराबरी का अवसर देगा, तब समाज में क्या होगी लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह मीडिया महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि ठीक है, इस निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे। आगे हम देखते हैं कि उग्र नारीवाद क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उग्र नारीवाद क्या है, सविस्तार लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उग्र नारीवाद आखिर है क्या। तो उग्र नारीवाद नारीवाद की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो समाज में महिलाओं के दमन, शोषण के मूल कारणों को गहराई से समझने और उन्हें पूरी तरह से बदलने की मांग करता है। ये नारीवाद क्या मानता है, ये नारीवाद मानता है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार केवल कानूनी आर्थिक व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि ये पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का परिणाम है जहाँ पुरुषों को महिलाओं से अधिक शक्ति और अधिकार दिए जाते हैं। तो उग्र नारीवाद आखिर है क्या। तो उग्र नारीवाद वह चीज़ें हैं जो मानती है कि कानूनी रूप से या आर्थिक रूप से तो आप अगर कानूनी रूप से कुछ नियम बना देंगे, उसके अंदर कुछ कानून बना लेंगे, तो महिलाओं की सिर्फ उन्हीं से कानूनों से महिलाओं की जो स्थिति है समाज के अंदर वो पूरी तरह से नहीं बदलेगी, बल्कि जो महिला के साथ जो पितृसत्तात्मक रूप से जो भी रूढ़िवादी सोच है उनके अंदर बदलाव किया जाना आवश्यक है। उनके अंदर जो पुरुषों को महिलाओं से अधिक शक्ति और अधिकार दिए जाते हैं उनको बराबर की उपलब्धि प्रदान की जानी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि उग्र नारीवाद की का विस्तार कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उग्र नारीवाद का विकास मुख्य रूप से क्या हुआ 1960 और 70 के दशक में हुआ। यह उस समय सामने आया जब महिलाओं ने महसूस किया कि केवल शिक्षा, नौकरी या कानूनी अधिकार मिलने से उनकी वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है। तो 1960 और 70 के दशक में देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है लगातार वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रभावित हो रही थी, नौकरी के अंदर प्रभावित हो रही थी और कानूनी अधिकार भी उनके स्वरूप में बनाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ समाज में पुरुषों के बराबर समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा था। उनके साथ वास्तविक समस्याएं जो थी वो समाप्त नहीं हो रही थी। इसीलिए ये उग्र नारीवाद का विकास 1960 और 70 के दशक में अधिक हुआ। महिलाओं के शरीर, यौनता, परिवार और घरेलू जीवन पर पुरुषों का नियंत्रण क्या था, अभी भी बना हुआ था। इसलिए उग्र नारीवादियों ने समाज की जड़ों को बदलने की बात की। तो ये पुरुष जो नियंत्रण महिलाओं के ऊपर बना हुआ है, उसी के कारण उग्र नारीवाद की उत्पत्ति देखी जाती है। अब हम देखते हैं कि उग्र नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले तो जिस कारण से उग्र नारीवाद की स्थापना हुई थी, यानी पुरुषों की सत्ता के विरोध में जो उनकी स्थापना हुई थी, यही इसके सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता हो जाएगी, पितृसत्ता की आलोचना। तो उग्र नारीवाद का मानना है कि समाज की हर संस्था जैसे कि परिवार हो जाएगा, विवाह हो जाए, धर्म, राजनीति और मीडिया, ये क्या है सबसे सब क्या है पितृसत्ता से प्रभावित हो रही है, यानी पुरुषों से ये बहुत अधिक प्रभावित हो रही है, पुरुषों को सर्वोच्च मानने वाली धारणा से ये प्रभावित हो रही है। यही व्यवस्था महिलाओं को कैसे दिखाती है, महिलाओं को कमजोर और पुरुषों को क्या दिखाती है, शक्तिशाली बनाती है। तो इससे पितृसत्ता की आलोचना ही उग्र नारीवाद का मुख्य विषय रहा है। आगे हम देखते हैं कि महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण का विरोध, जैसे कि महिलाएं, यह विचारधारा गर्भपात, बलात्कार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और सौंदर्य मानकों जैसे मुद्दों पर जोर देती है। उग्र नारीवाद कहता है कि महिलाओं को अपने शरीर पर पूरा अधिकार होना चाहिए। तो ये उग्र नारीवाद किस पर कहता है कि महिलाओं का जो शरीर है, जिस उस पर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उस पर महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, ना कि पुरुषों का। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि परिवार और विवाह की आलोचना। उग्र नारीवाद के अनुसार पारंपरिक परिवार और महिलाएं पुरुषों पर निर्भर बनाते हैं। घरेलू काम हो जाएगा, इसमें बच्चों की देखभाल हो जाएगी। आज्ञाकारिता को महिलाओं का स्वाभाविक कर्तव्य मानना शोषण का रूप है। तो ये उग्र नारीवाद क्या मानता है, उग्र नारीवाद मानता है कि जो परिवार और जो विवाह, जो ये जो संस्था बनाई गई है समाज के अंदर, ये पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ही बनाई गई है। इसमें जैसे कि बताया गया है कि घरेलू काम को महिलाओं को करना चाहिए, बच्चों की देखभाल अधिकतर महिलाओं को करनी चाहिए, महिलाओं को आज्ञाकारी होना चाहिए। इस तरह के जो भाव है, ये ऐसा महिलाओं को व्यवहार करना चाहिए। ये उन
परिवार और विवाह जो संस्था है समाज के अंदर उसकी आलोचना करती हुई दिखती है। आगे हम देखते हैं कि यौन हिंसा पर विशेष ध्यान। तो बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा को यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि सामाजिक समस्या मानता है। यहाँ पर हम इसे हाईलाइट करेंगे कि यह जो यौन हिंसा होती है इसको एक सामाजिक समस्या मानती है जो पुरुष प्रभुत्व से जुड़ी हुई है। आगे हम देखते हैं कि महिला एकजुटता। उग्र नारीवाद महिलाओं के बीच एकता और समान सहयोग पर जोर देता है। ये मानता है कि महिलाएं एक दूसरे को के अनुभव को साझा करके और मिलकर संघर्ष करके बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो जाएगी। पितृसत्ता की आलोचना, महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण का विरोध, और परिवार विवाह की आलोचना, यौन हिंसा पर विशेष ध्यान, महिला एकजुटता। अब हम देखते हैं कि उग्र नारीवाद की उद्देश्य क्या क्या है। तो जैसे कि हमने वो जो विशेषता है उसके अंदर देखी थी, उसी तरह से ये इसके उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे कि महिलाओं को हर प्रकार के शोषण से मुक्त कराना हो जाएगा और पितृसत्तात्मक सोच और संरचनाओं को समाप्त करना हो जाएगा। महिलाओं को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता दिलाना, समाज में स्त्री पुरुष के बीच वास्तविक समानता स्थापित करना। तो जो भी इसकी मेन जो भी विशेषताएं थी उसी को हम इसी रूप में इसके उद्देश्य के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उग्र नारीवाद इसकी आलोचना किस आधार पर की गई थी। तो उग्र नारीवाद की कुछ आलोचनाएं भी है। कई लोग इसे अत्यधिक कठोर मानते हैं। उग्र नारीवाद कहते हैं कि यह पुरुषों को शत्रु के रूप में प्रस्तुत करता है। तो उग्र नारीवाद की आलोचना किस आधार पर की जाती है कि ये बहुत ही अधिक कठोर है, बहुत ही अधिक रिजिड है और इसके अंदर जो पुरुष हैं उनको एक शत्रु के रूप में उग्र नारीवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसकी ये इस आधार पर आलोचना की जाती है। अब इसमें देखते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सभी महिलाओं के अनुभवों को एक जैसा मान लेता है, जबकि जाति, वर्ग और संस्कृति के आधार पर महिलाओं की समस्याएं अलग अलग होती है। यानी इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी समस्या उनकी जाति, वर्ग, संस्कृति या अलग अलग आधार पर निर्भर करेगी। लेकिन उग्र नारीवाद कैसा मानता है कि सभी महिलाओं को एक ही आधार पर उनके अनुभवों को एक ही तरह से देखा जाता है कि यह पितृसत्तात्मक सोच के विपरीत है। आगे हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष के अंदर हम देखने वाले हैं कि उग्र नारीवाद महिलाओं के शोषण को सतही नहीं बल्कि गहराई से समझाने की कोशिश करता है। यह केवल सुधार नहीं बल्कि समाज की संरचना में मूलभूत परिवर्तन की मांग करता है। भले ही इसकी विचारधारा को लेकर मतभेद हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उग्र नारीवाद ने महिलाओं के अधिकारों, यौन हिंसा, पितृसत्ता जैसे मुद्दों को लेकर समाज को सोचने पर मजबूर किया है। तो जो उग्र नारीवाद है यह मुख्य रूप से महिलाओं की जो समाज के अंदर स्थिति है उसको बदलने पर ही ध्यान देता है और उसे पुरुष के जंजाल से बाहर निकालने पर जोर देता है। ये कुछ इस BGDG 172 के कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या आप गेस्ट पेपर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9580023321। इन पर सिंपली आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।